गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और मैं हूँ स्नेहा। और चलिए हम लोग आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है चैप्टर 7 और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके थे। और आज हम उनके द्वारा लिखा गया ये गंडक नदी पे जो इन्होंने लिखा है वो देखने वाले हैं। वो सदा नीरा जी के बारे में नीरा देखने वाले हैं, फुल चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। आई नो चैप्टर थोड़ा बड़ा है पर आप लोग धैर्य बनाए रखें और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इसमें थोड़ी हिस्ट्री का जिक्र किया गया है जिससे आपको थोड़ा बोर लग सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मज़ेदार बनाते हुए चले इस चैप्टर को। तो चलिए फटाफट बिल्कुल देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओ सदा नीरा चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा, जो लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर। चलिए देखते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि भी है और नवीन भी है। देखिए, उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण भूमि की जो भूमि है वो थोड़ा पुरानी भी है और नई भी है। हिमाचल के तलहटी में जंगलों की गोदी में उतारकर मानव शैशव सुलभ अंगों में मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक चलना सिखा रहा है। जैसे देखिए, वहाँ की जो मिट्टी थी वो कैसे हो गई है, उच्चड़ खाबड़ हो गई है, जिससे लग रहा है ऐसा कि ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रही है। नए खेत, नई पैदावार और बीच बीच में पलाश, साल और अन्य जंगली वृक्षों से भटकी सी परत पाते। दूर दूर तक समतल की गई भूमि ट्रैक्टर के आतुर उंगलियों में मानो जैसे परिणत वासना कर दिया। मतलब ये जो है वो ट्रैक्टर से जब खेती हो जाती है तो ऐसा लगता है कि खोदा गया है। मतलब जब होता है तो ऐसा लगता है कि खोदी गई है भूमि को। तभी तो लाज सी सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नाम मात्र का रह गया है। मतलब इसमें बहुत कम जल बचा है नदियों में। बालू के डंगरों के बीच खाई सी रह गई है। ये धाराएं भी कभी वर्ण श्री से ढके वर्ण स्तर से किलकार रही थी। मतलब ये पहले के समय में कैसी थी, तो वृक्षों से ढकी हुई बहुत किलकार रही थी, मतलब बहुत अच्छी बहती थी। लेकिन अब इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। हम लोग आगे देखते हैं। अब वो किलकिलाती नहीं है, मतलब अब वो खुश नहीं रहती। या तो लाज में गरी हुई निष्पस्त सकरती रहती है, या फिर बरसात के दिन उन्हें चेतना वीरंगनाओं में भांति प्रचंड नर्तन करती है। मतलब ये वीरंगनाओं मतलब दुख में नर्तन करती है। मसाल सिकराना पांडे ये भुजाएं फैला कर उसी मानव के पौरुष को ललकारती है जिसे उसने निर्वस कर दिया। ये सारी नदियां हैं, मसान सिकराना ये बोलती है, ये मनुष्य पौरुष को ललकारती है जिसने इस नदी को ऐसा बना दिया है। सन 62 में बाढ़ का दृश्य जिसे देखा उन्होंने रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोध रूपी नदी का बाढ़ की याद आ गई होगी। मतलब जो सन 62 में देखा था उसको रामचरितमानस में जैसा कैकेयी का क्रोध का वर्णन किया है वो चीजें याद आ गई होगी। चलिए अब हम लोग देखते आगे। लेकिन 2500 वर्ष पूर्व पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों से किनारे पाटलिपुत्र से मलयालम मौर्य के सकाय उपदेश देने के लिए जाया करते थे, तब ये नदियां सहमित थे। मतलब तब पहले ये जब गौतम बुद्ध जब जाते थे तब ये नदियां ऐसी नहीं थी। घना जंगल था, वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था। मतलब वृक्ष की जो जड़ें हैं वो पानी को रोके रहती थी। बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड बाढ़ तो आती थी, लेकिन जो अब इतना ज्यादा आता है वो वैसा नहीं आता था पहले। पिछले 6-7 सालों में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला था कटता चला गया। ऐसे ही अनगिनत मूर्तियों का भजन होता गया। वृक्षों की प्रकृति देवी वंशरी की प्रतिमाएं हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि ये जब अंधाधुन वृक्ष की कटाई होने लगी तब ये बहुत ही विनाश का रूप धारण कर लिया और बहुत ज़्यादा ही बाढ़ आती है। और ये वसुंधरा भोगी और धर्मांध मानव, यहाँ पे क्या जो गंगा को मैया मानता था वो, और वसुंधरा भोगी मतलब जो वसुंधरा में उसके द्वारा उपचाए गए भोजन को खाते थे, वो किसी न किसी तरह अगर देखा जाए तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, मतलब दोनों किसी न किसी तरह उसे क्षति ही पहुंचा रहे हैं।
एक कहानी सुनी। कई 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक कर्नाटक के राजा था। प्रथम राजा न्यायदेव चालुक्य से निर्मित सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल के मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण के रक्त और संस्कृति के इस प्रदेश की निधि बने। कितने लोग इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया से परिचित हैं, मतलब बोलते हैं कितने लोग वो ये एक प्रक्रिया है उससे परिचित है। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव, ये कर्नाटक के राजा कौन थे? हरि सिंह देव ने 1925 में मुसलमान आक्रमणकारियों गयासुद्दीन तुगलक के मुकाबला करना पड़ा। विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। हरि सिंह देव दुर्ग ने वन की गहराई को निश्चल छिपा हुआ था। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों के अधिक दुर्भेद्य जान पड़ता था। सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार ने उसने एक विशाल को बिटप के तने को आघात किया। उसके गिरते ही बिजली में दौड़ गई उसके। देखिए ये जो मुसलमान पे आक्रमण, मतलब मुसलमान कौन थे? मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक के मुकाबला करना पड़ रहा था, लेकिन उसे ढूंढने के लिए जब वो जंगल गए, जो राजा थे हरि सिंह देव, उन्होंने अपना तलवार निकाला और एक बार ऐसे तना को काट दिया और देखते ही देखते उसके जो सेना जो उसके साथ आए थे वो सारे ब्रिज को मतलब एक काट के उसमें रास्ता बना दिया। सैनिकों में हजारों तलवारों ने घने ब्रिज को टूट पड़ी। देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुल गई और हरिश्चंद्र देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और नेपाल भाग गया। जो मुसलमान जो इस पे हमला कर रहा था, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, जो हमला कर रहा था ये जंगल में छुपे हुए थे। हरसिंह देव जंगल में छुपे हुए थे, लेकिन जब ये देखा कि जंगल रास्ता बन गया तो वो वहां से छोड़ के कहाँ गए? नेपाल भाग गए। तब से जंगल को काटना शुरू होते ही काटते ही आ रहे, मतलब जब शुरू हुआ था और अभी भी लोग काट ही रहे। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, मतलब यहाँ की जो धरती मिलती है वो बहुत उपजाऊ है। राशि सहयोग की खान जहाँ बीज डालने भर की दरकार है, मतलब बस बीज डालने की ही देरी है, उसके बाद लहलहा कर फसल उगते हैं। घने जंगलों में समृद्धि को मानो पैदावार ललक उठती है। यो मानो 700 वर्ष आक्रमणकारियों की तलवार ने गंजी के द्वार खोले थे। अब तो हल और ट्रैक्टर ने भी खजाने को अनावृत कर लिया, मतलब अब तो ट्रैक्टर और हल की मदद से भी इसे कोड़कर इसमें बीज बोकर इसकी उर्वरता का फायदा उठाया जाता है। जहाँ पहले यहाँ पे नदियाँ बहती थी ना, तो नदियाँ से कई चीज़ें आती थी, उसी के कारण ये मिट्टी इतना उपजाऊ बन चुका था कि क्या ही बता सकते हैं। इस धरती के भी निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण, मतलब इस धरती पे जो निवास किए वो भी कुछ पुराने हैं तो कुछ नए हैं। जान पड़ता है कि आदिकाल से आने जाने वाले तांता बंधा रहा है। जंगलों की छीनी गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्राय बाहर से ही आते रहे, मतलब जो इसे जोतने मतलब खेती करने के लिए बाहर के हाथ ही आते रहे, मतलब बाहर से लोग ही आते रहे। पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धागर जातियाँ यहाँ आकर बसी, 2 जाति आकर बची थी, पहला थारू और दूसरी धागर जातियाँ। थारियों के उद्भव विषय में अनेक मत है। वे लोग अपने आप को आदिवासी, जो थारू लोग हैं वे अपने आप को आदिवासी नहीं मानते थे। थारू शब्द कहाँ से आया? राजस्थान से निकला था। थारू शब्द कहाँ से? राजस्थान से निकला था। धागड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया नील की खेती के सिलसिले में। जो धागड़ों को लाया गया था 18वीं शताब्दी में लाया गया था, और क्यों लाया था? तो नील की खेती करवाने के लिए। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार, मतलब ये कहाँ के आए थे? तो दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए थे। और वहाँ के आदिवासी जातियाँ, देखिए यहाँ के कौन कौन आदिवासी जातियाँ था? तो ओराव था, मुंडा था, लोहार था, इत्यादि था। ये सब हम लोग इतिहास में थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं इन सब के बारे में। इतिहास के वंशज है, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। धागर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में होता है भारे का मजदूर।
धागड़ शब्द का जो ओराव भाषा में होता है वो क्या होता है, देखिए धागड़ शब्द का ओराव भाषा में जो होता है वो भाड़े का मजदूर। इनके लोकगीतों में यहाँ पे हमारा ये तो झक गया। इनके लोकगीतों में 102 पूर्व की महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी रहती है। जब नील की खेती पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा यहाँ आए तो यहाँ इनके बाद बरसों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। आपस में धागड़ मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे, मतलब ये किस भाषा में बात करते थे, तो मिश्रित ओराव भाषा में, और दूसरे से भोजपुरी और मधेसी में, मतलब ये खुद में अगर बात करें तो ओराव भाषा के मिश्रित में, और अगर दूसरे से बात करना पड़ा तो भोजपुरी और मधेसी में बात करते थे। दक्षिण बिहार के गया जिले से भूइयाँ लोगों को इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय की इस तलहटी में लाए गए थे। मतलब गया जिले से भी भूइयाँ लोगों को नील की खेती के लिए ये लाया गया था हिमालय के तलहटी में। वे आदिवासी नहीं थे, संभवतः मुसहर वर्ग के अंग थे। इन कर्मठ मजदूरों को नील कोठियों के साहब दासों की भांति काम करते थे, मतलब ऐसा मतलब वैसे नौकर की तरह काम करवाते थे, किंतु संपदा में भागी ये कभी ना बने, मतलब जो इससे उपजाऊ जो मिलता था उससे इन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। जो भी फायदा हुआ वो सारे अंग्रेज लोगों को ही हुआ। आने वाले ताता बांध ही रहा था। आक्रमणकारियों के सहस्त्र राजकुल के वंशज आजीविका के खोजी हुए आदिवासी के हरजन मजदूर उर्वरा भूमि की संपदा प्राप्त करने के लिए अभिलाषी 15 जमींदार तथा वे गोरे साहब जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया। इस भूमि ने किसको किसको आश्रय दिया, ये अनेक जातियों को आश्रय दिया, जमींदारों को आश्रय दिया, ब्रिटिश साम्राज्य को भी आश्रय दिया। सबको ये जो भूमि है चंपारण वो सबको आश्रय दिया अपने इस जगह में, लेकिन कोई भी उसकी कदर नहीं की और सबने उसका सिर्फ क्या बोलते हैं गलत ही यूज किया। पिछले 10-12 वर्षों में एक नया सहस्त्र समुदाय आया, पूर्वी बंगाल के शरणार्थी। चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया कि पूर्वी बंगाल के शरणार्थी को निश्चित योजना के अनुसार बरसाने का। थारुओं और धागड़ों के बीच यह श्यामला भूमि उनकी धरातल बनी है। बिछुड़ी माता के सुखद स्पर्श की स्मृति धान के स्रोतों में इन्हीं मिली और हिमालय के पदस्थली में मानो गंगा सागर के चरणोदक उंडेंदला। इतिहास की उंगलियां ऐसी बीना पर थिरकी जिसकी इस झंकार में अलग ही स्मृति परिध्वनि होती है। मतलब यहाँ जो लोग रहते थे उनमें कुछ लोग क्या थे कि यहाँ पे नृत्य की वीणा थिरकती रहती थी, जिससे यहाँ पे बहुत अच्छा संगीत का माहौल बना हुआ था। उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव से एक वीणा के विविध रागनी सुनने को मिली। मतलब ये जब गए थे जगदीश चंद्र माथुर जी, तब वीणा की एक अच्छी सी ध्वनि सुनने को इनको मिली थी। थारुओं ने अनुपम गृह कला, धागड़ों का नर्तक, पूर्वी बंगाल के पूर्णा वार्षित किसानों की करुण कृति। ये क्या थी, तो थारुओं के अनुपम गृह कला, मतलब घर में जो होता है, और धागड़ों की नर्तन थी, पूर्वी कला के किसानों की करुण कृति थी। कदापि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजित किया गया था। मतलब ये अनुरोध किए थे कि एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। तथापि थारुओं की कला, ये क्या था, तो मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग था। मतलब ये जो बीना बज रही थी ये उनके दैनिक जीवन का एक अंग था। जिस पात्र में धान रखा जाता वो सीक का बनाया हुआ था, कई तरह के रंगों के डिजाइनों के साथ। मतलब ये जिसमें दैनिक जीवन, मतलब जो ये बोले थे कि मेरे लिए एक देहाती आयोजन रखो, उसमें क्या था, तो उसमें ये दैनिक जीवन का अंग था। और जिस पात्र में धान रखते थे उसे ये कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ बनाया करते थे। सीकों की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगाई जाती थी। मतलब जो टोकरियाँ होती है, आप लोगों ने टोकरी देखा होगा, इस टाइप की होती है टोकरी, ऐसे टोकरी होती है। ये जो होता है वो किस चीज़ का, ऐसे ऐसे बुना हुआ रहता है,
देखिए टोकरी, और इसमें कुछ कुछ सामान रखे रहते हैं उसे। और इसी में क्या था हमारा, ये शिल्प लगा हुआ था। जब ये चलती थी तो ये झन झन बजता था। देखिए ऐसे ढेर सारी सीपों लगी हुई थी, ऐसे नीचे लटकती रहती थी। और सारी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये देखिए यहीं पे ये सीपें लगी हुई रहती थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, सीप लगी हुई थी, सिर्फ झालर लगाई जाती थी। जो पड़ियों में प्रकाश के लिए जो दीपक है उसमें आकृति भी कलापूर्ण, जो दीपक जलाते थे लोग वो भी कलापूर्ण होती थी। शिकार और किसान के लिए काम के लिए जो पदार्थ मूंज बनाए जाते थे उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिख पड़ा, किंतु सब मनोहर था। देखिए सब चीज़ अच्छा इनका था, जो ये बनाते थे वो सब सारी चीज़ मतलब बहुत अच्छे लोग थे, लोग अच्छे थे, क्योंकि उन वहाँ रहते रहते इन्होंने ऐसा विकास कर लिया था कि वो ये सब करते थे। और यहाँ पे एक और चीज़ हमारा जो बहुत अच्छा है वो है नववधू का एक छोटा सा अलंकारण का मात्र आभूषण ही नहीं था। हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाया करती थी। और क्या जो इस जाति में था वो हर पत्नी अपने पति को दोपहर में खाना लेके जाया करती थी खिलाने के लिए। नववधू जब पहली बार कर्तव्य के निर्वहन जाती थी तो अपने मस्तक पे एक सुंदर पीड़ा, लेकिन इसमें जो एक था वो एक चलता था कि नववधू जब पहली बार जाती थी तो वो अपने सर पे क्या एक सुंदर सा मस्तक पे पीढ़ा रखती थी, जिनमें 3 लटे बेनियों की भांति लटकी रहती है। हर लट में धवल सीपों की एक बीज विशेषी पे सफेद दाने पिरोए होते थे, मतलब हर में सीप की एक दाने पिरोए रहते थे। पीढ़े के ऊपर सीक की कलापूर्ण टोकरी को भोजन और उस टोकरी में क्या भोजन रखा होता था। टोकरी को दोनों हाथ से संभाल के जब लाज भरी सुहागन भरी वधू धीरे धीरे खेत में अपना पग बढ़ाती थी तो सीप की बेनियों से रजत खलनों की भांति झंकलित हो उठती थी और सारा गांव जान लेता था कि नई वधू का प्रियतम का कलेऊ कराने आई है। देखिए इसे जो पहली बार खाना कराते थे उसको कलेऊ कहते थे। देखिए जो सीपे की आवाज़ें बजती थी एक दूसरे में लटे लगा के, तो इससे जब शर्माते हुए जब वो नीचे उतारती थी तो लटे बजती थी और जिससे लोगों को पता चल जाता था कि ये नई वधू आई है अपने पति को कलेऊ मतलब पहली बार खाना खिलाने के लिए। इस मधुर से संगीत संस्कृति की अपेक्षा धागड़ों ने सामाजिक जीवन में प्रखर और उल्लास है। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे और नृत्य में मिलते जुलते नृत्य होते हैं। धागड़ों के मतलब ये फिर रात में क्या करने लगे संस्कृति में कि ये नृत्य करने लगे, किंतु कुछ निजी विशेषताएं मतलब कुछ विशेषताएं भी थी। मर्द अपने दाहिने हाथ से रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाता था। इसमें क्या था, मर्द जो अपने दाहिने हाथ से एक रुमाल को हिलाते जाता था। यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता था। ये कहाँ का नेपाल का प्रभाव जान पड़ता था। गीतों में कलापूर्ण और चित्रोमता अधिक जान पड़ती थी। भाषा में भोजपुरी और ओराव का मिश्रण था। जो भाषा था वो भोजपुरी और ओराव का मिश्रण रहता था। नृत्य के बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते थे और गीत के मधुर व्यंजना का बीच प्रहसन छवि दिखाते थे। रीछ, शेर, हिरन और निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच हिल मिल कूदक रहे थे। लगा कि सदियों से नागरिक सभ्यता के अनगिनती पर्दे उठ गए और निबंध नर नारियों के आदिम किंतु सुषमा भरी झांकी मिली। देखिए क्या होता था कि इसमें एक ये तो पहले रुमाल लेते थे जिससे ऐसा लगता था कि नेपाल का प्रभाव जान पड़ता था। और कुछ लोग जो है ना इसमें वो लोग जानवर का रूप धारण करके आते थे और अपना वो प्रदर्शन दिखाते थे। जैसे शेर है तो वो दहाड़ के, चीता है तो ये वो जो उनका काम रहता था वो करते थे और नर नारियाँ। और ये दृश्य बहुत ही अच्छा दिखने में लगता था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। और उसके बाद
पूर्वी बंगाल के कीर्तन, मतलब पूर्वी बंगाल में कीर्तन गंभीर विषादपूर्ण वातावरण में अनादि गूंज का स्रोत निकला। भागीरथी के नाविकों को याद प्रतिध्वनित होने लगी। चंपारण के खलिहानों और जंगलों में वर्षों के बाद शायद इन कीर्तन के उर्व तानों छोटी होती जाए, इसका विषाद स्मृतियाँ रेखाएं मलिन जाए और उल्लास की कड़ियाँ मूर्ख हो उठे। उल्लास। रात बीत गई और दिन का संघर्ष अंधेरे के पर्दे में संगन हो गया। देखिए रात में ये सब कुछ हो रहा था, जितना भी यहाँ पे दृश्य, नाचना, कीर्तन करना, अनेक तरह की चीजें रात में हो रही थी। और फिर जब दिन हुआ तो ये पर्दा, अंधकार का पर्दा हट गया और रोशनी आ गई। धरती देती है, देखिए क्या है, धरती देती है, क्या देती है धरती, हाँ देखिए क्या देती है धरती, धरती देती है क्योंकि तो यहाँ के जन जीवन समृद्ध नहीं बन सके। बेतिया राज के जमींदार में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। नील से ही उन्हें उन दिनों रंग बनते थे और इसीलिए नील के पश्चात देशों में बहुत मांग थी। लाखों की संपदा उन अंग्रेजों ठेकेदारों के हाथ लगी, किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। बेतिया राज के बहुत कम अदायगी पे हजारों एकड़ जमीन इन गोरे ठेकेदारों ने ली। ठेठ देहात ने उनकी भव्य कोठियों खड़ी हो गई। किसानों ने जबरदस्ती नील की खेती कराई। इस हर 20 कट्ठा जमीन के 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसान को रखना लाजमी था। 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में केमिकल रंगों की इताद होने पर नील की मांग हो गई, तब भी यह जबरदस्ती चलती रही। 3 काठियां से छूट जाने के बाद किसानों को मजबूर किया गया कि वे रकम ठेकेदारों को दो। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इस निकसाओं को देखिए। अब ये यहाँ पे क्या बात की जाती है वो देखिए आप लोग कि दिन तो बीत गए, अब वो लोग खेत पे जाने लगे। लेकिन उस समय क्या था, आप लोग को पता होगा कि अंग्रेज सरकार राज करते थे और वे उन्हें मजबूर करते थे कि नील की खेती की जाए। और नील की खेती से आप लोग को पता होगा कि जो ज़मीनें होती थी वो बंजर हो जाती थी और उन्हें इसके लिए पैसे दी जाते थे। नील की खेती करने के लिए ज़बरदस्ती कराया जाता था। मतलब केमिकल, मतलब उस समय दूसरे कलर आया तो इसकी जो मांग होती थी वो कम हो गई थी। लेकिन फिर भी अंग्रेज लोगों ने किसानों पे दबाव देते रहे कि अगर तुम्हें नहीं करना है नील की खेती तो तुम्हें मोटे रकम देनी पड़ेगी, तभी तुम्हें छोड़ा जाएगा, वरना तो नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का ही साम्राज्य था उन दिनों। जिन रास्तों पर साहब की सवारी जाती तो उन पर हिंदुस्तान अपने जानवर नहीं लेके जा, मतलब जिससे अंग्रेज आते थे उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर को नहीं लेके जा सकते थे। यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते थे तो साहब को नजराना भेजना पड़ता था। जब किसी के यहाँ शादी होता था तो उसे अंग्रेज लोगों को नजराना भेजना पड़ता था, पैसे ये सब भेजने पड़ते थे। साहब बीमार पड़ता था तो रैयत के इलाजों के लिए रैयतों से इलाज के लिए वसूली होती। रैयत का मतलब मजदूरों से। जब अंग्रेजी साहब बीमार पड़ते थे तब भी पैसे किन्हें देने पड़ते थे, तो मजदूरों को ही देने पड़ते थे। और साहब जब हाथी खरीदता था तो रैयत को अपनी गाड़ी कमाई में से कुछ ना कुछ देना होता था। देखिए देखिए साहब जैसे कोई अपने लिए सामान खरीदते, जैसे हाथी खरीदा, घोड़ा खरीदा, गाड़ी खरीदा, तब भी वो जो पैसे देने पड़ते थे वो मजदूरों को ही देने पड़ते थे अपनी कमाई में से। अमोलवा काठी में साहब का नाम था एमन। देखिए अमोलवा काठी में साहब का नाम था क्या, एमन। एमन बहुत ही खतरनाक था। वो क्या था, भीषण आतंक था एमन साहब में, मतलब बहुत खतरनाक था। किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी के जेल में ठूस देना, यह सब रोज का काम था। मतलब किसी भी मजदूर की झोपड़ी में आग लगा देता था, किसी को जेल में ढूंढ देता था, ये उसका डेली का काम था। तत्कालीन शासन निहाले लोगों पे का हाथ का पुतला था। उन दिनों उत्तर बिहार के दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे। मतलब उस समय अफसरों को मतलब बुराई करने, मतलब कार्रवाई करने के लिए डाक बंगले नहीं बनते थे। वे सभी साहब की कोठारियों में ठहरते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों में असर चंपारण में देर से पहुंच, इसलिए गंगा में पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। देखिए
गंगा पे पुल बनाने के लिए कोई भी जो तत्कालीन शासन थे वो उतना दिलचस्पी नहीं दिखाए कि हाँ सही में पुल बना दो, वो ऐसा दिलचस्पी नहीं दिखाए। यूँ वर्षों तक चंपारण में गोले निराहों का राज ब्रिटिश साम्राज्य के छत्रछाया में पनपता रहा। देखिए अंग्रेजों के साम्राज्य में अंग्रेजों के चंपारण में गोले नीलहों के साम्राज्य का छत्रछाया पनपता, मतलब बढ़ता 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 ही गया। हम लोग आगे देखते हैं। और आतंक और दैन्य समृद्धि के बेबसी के उस आलम से सन 1917 में अप्रैल मास के एक बिजली सी कौन थी, मतलब ये आतंक और दैन्य को सहते सहते 1917 में अप्रैल में एक बिजली जैसी कौन थी, मतलब सब लोग परेशान हो चुके थे। चंपारण में गांधी जी ने चमत्कार की कथा और राजेंद्र बाबू ने लिखे थे। चंपारण में गांधी जी ने चमत्कार की कथा और राजेंद्र बाबू ने लिखे थे। स्वतंत्रता युद्ध के महानाटक में उस नांदी पाठ के मानव सूत्र रूप में संघर्ष और विजय की सारी गाथा ही समा गई। यहाँ उसका कोई ब्यौरा नहीं लिखूंगा, मतलब यहाँ इसके बारे में ये उतना नहीं बताएंगे कि हाँ वो क्या था, पर मई सन 62 में मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ, मतलब इन्हें एक अच्छा मौका मिला। जब तीर्थ यात्रा पर निकला तो उन दिनों में रज लेने, जहां गांधी जी सन 1917 के अभियान किया था, रज लेने के लिए गांधी जी ने 1917 में जो मतलब रास्ते चुने थे, उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला और कुछ महाअनुभव जो 17 गांधी जी के साथ थे, और कुछ लोग भी उन्हें मिले, जगदीश चंद्र माथुर जी को, जो गांधी जी के साथ थे सन 1700 अभियान के दौरान। सोने में सुहागा मोतिहारी में मिले थे श्री रामदयाल शाह। देखिए कौन कौन मिले उनके बारे में जिक्र करते हैं। रामदयाल शाह मिले थे, गांधी जी के रहन सहन प्रबंध जिनके हाथों में हुआ था, मतलब गांधी जी के रहन सहन का प्रबंध जो किए थे वो इन्हें मिले थे। और श्री हरिवंश शाह ये भी मिले थे इन्हें। मुजफ्फरपुर के मोतिहारी गांधी जी के सन आए थे और उन वकीलों में जो 2 आंदोलन उनके सलाहकार रहे। लौटने से मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात हुई। और किन से हुआ? मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से भी मुलाकात हुई थी। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों में अग्रणी, मतलब सबसे आगे थे। जब तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया, तब राजकुमार शुक्ल ने 17 से पहले श्री रामदयाल शाह और रामनवमी दयाल और श्री हरिवंश सहाय आदि के संपर्क में आया था। राजकुमार शुक्ल ने 30 के आसपास मृत्यु हो गई थी। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 के आसपास। हम लोग थोड़ा पानी पी ले, जब तक के लिए 1 मिनट का ब्रेक है, और उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं ये। और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर लें। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। किंतु मेरा अविस्मरणीय अनुभव रहा सुदूर भितरवा गांव में, जहां गांव का आमोला के निकट था। ये भितरवा कहाँ था? तो आमोला के निकट था, अमोलवा के निकट था। सन 17 में एमन साहब की तूती बोलता था, मतलब तूती बोलता था। एमन साहब क्या बोलता था? एमन साहब की तूती बोलता था ये। जब गांधी जी चंपारण के रैयत की भय और अत्याचार से चंगुल को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब ग्रामीण की जनता सामाजिक व्यवस्था को सुधार करने का भी श्री गणेश कर दिया। जब गांधी जी चंपारण में मजदूरों को भय और अत्याचार पे हो रहे चंगुल को बचाने का जो प्रयास कर रहे थे, उस समय ग्रामीण जनता ने भी क्या किया कि अपने को सुधार करने, अपने इस सामाजिक व्यवस्था को सुधार करने का आरंभ कर दिया था, मतलब श्री गणेश कर दिया था। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायतों पर अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे। उनके साथ दूर जाना था, हाथी पर सवार थे, कड़ी धूप थी। तभी गांधी जी ने ग्रामों की दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए शिक्षा की महत्ता और अपने विचार प्रकट किए। तो उसी समय क्या, ये शिक्षा क्या होती है, किस लिए होती है, मतलब इस शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक वे केवल आर्थिक समस्याओं को ही सुलझाने का काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि चंपारण में कुछ ग्रामीणों
ग्रामीण विद्यालयों में स्थापना करना चाहते हैं। मतलब वे चाहते थे कि बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालयों की स्थापना करें, और वो करते भी हैं। थोड़ी दिन बाद उन्होंने 3 गांव के आश्रम विश्वविद्यालय स्थापित किए, और उन्होंने क्या किया कि 3 गांव में आश्रम विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया, जिसमें था पहला बढ़हरवा, मधुबन और भितिहरवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लो। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने तीनों में तैनात, मतलब जो वो कार्यकर्ता जो निष्ठावान, मतलब जिन पे गांधी जी को भरोसा था, और वो उन्हें उन गाँव में तैनात कर दिए। वह कार्यकर्ता गुजरात और महाराष्ट्र से, वे कार्यकर्ता कहाँ के थे? गुजरात और महाराष्ट्र से। बढ़हरवा में देखिए, बढ़हरवा के बारे में बताते हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर ये बाबनजीन गोखले क्या थे? शिक्षा प्राप्त मतलब इंजीनियर थे, और उनकी विदुषी यानी उनकी पत्नी। चलिए देखते हैं हम लोग फिर से। इन विद्यार्थियों का आदर्श क्या है? इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर के पास लिखते हैं, जिसमें शिक्षा संबंधित उनके आदर्श पे प्रकाश पड़ता है। मैं इन्हीं स्कूल से किसी तरह का नापतुल्ला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया। मतलब बोलते हैं ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कोई गलत शिक्षा स्टार्ट किया, क्योंकि मैं तो पुराने लिंक से हटकर क्योंकि मैं तो पुराने विचारों से थोड़ा हटकर हूँ। वर्तमान पद्धति तो बहुत ही खतरनाक मानते थे गांधी जी। छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के लिए बजाय पद्धति को पौना बनाती है, मतलब अलग मतलब बहुत अजीब बनाती है। हमारे प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करने हुए मैं उसके दोषों के बजाय चेष्टा करूँगा, उनके दोषों से बचाने की गांधी जी बोलते हैं कि मैं चेष्टा करूंगा। मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे में ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और जिसका चरित्र बिल्कुल साफ हो। मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूँ, मतलब गांधी जी तो इसे ही शिक्षा मानते हैं कि वो बच्चे जो रहे वो अच्छे लोगों के संपर्क में रहे और उनसे अच्छी शिक्षा ही ले। अक्षर ज्ञान के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य से प्राप्ति का एक साधन है। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इरादा यह है कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दें। मतलब जो उनके पापा जो काम करते हैं, वो दादा जो काम करते हैं, वो थोड़ा उनसे हटकर काम करेंगे। शिक्षा देने का यही उनका उद्देश्य था कि वो जो मतलब उनके जो खानदान से चलता आ रहा है उससे थोड़ा हटकर काम करें। जो ज्ञान वे स्कूलों से प्राप्त करेंगे उसका उपयोगी खेतों और ग्रामीण जीवन में परिकलित करने के लिए होगा। मतलब जो वो मतलब स्कूलों विद्यालयों से जो शिक्षा ग्रहण करेंगे वो किस लिए होगा, तो विद्यालय के लिए होगा और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए होगा, कुछ ही समय के लिए नहीं। गांधी जी ने इस आदर्शों को भितिहरवा के कार्यान्वित करने की चेष्टा की। गांधी जी यही करने की चेष्टा की थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब ये जगदीश चंद्र माथुर जी अब कहाँ पहुंचते हैं, भितिहरवा पहुंच जाते हैं। भितिहरवा पहुंचता हूँ तो मेरा भाग्य देखिए। हम देखिए जिस जगदीश चंद्र माथुर जी भितिहरवा पहुंचते हैं उस दिन देखिए इनका भाग्य कितना अच्छा होता है। मेरा भाग्य देखिए उस दिन मौजूद थे श्री पुंडलिक जी। देखिए पुंडलिक जी भी वहां आए हुए थे जिस दिन ये वहां पहुंचे थे भितिहरवा में। चलिए आगे देखते हैं। सन 17 में इन्हीं पुंडलिक जी ने गांधी जी के बेलगांव से बुलाया भितिहर। चलिए आगे देखते हैं। बेलगांव से बुलाया भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल को भय दूर करने के लिए वे लोग एक साल रहे। ये जो पुंडलिक जी थे वो भितिहरवा आश्रम में कितने साल रहे, तो 1 साल रहे थे। और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निकाल दिया।
लेकिन इतना समय बीत जाने पर हर 2-3 दिन साल बाद अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आया करते थे। वो बीत तो गया था लेकिन फिर भी पुंडलिक जी आया करते थे देखने के लिए आश्रम को। उनके शिष्य भी मौजूद थे। वृद्ध हो चले हैं किंतु पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व तो बलिष्ठ शरीर दबंग आवाज साक्षी है कि अग्नि शिखा के जिस गांधी जी के शीतल बंधन के बंध जाना मंजूर किया। मतलब गांधी जी के साथ शीतल बंधन भी बंध जाना मतलब स्वीकार किया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। पुंडलिक जी भी वह कमरा दिखाया जहाँ बैठकर गांधी जी काम करते थे और पुंडलिक जी ने जो जगदीश चंद्र माथुर जी को वो कमरा दिखाया जहाँ गांधी जी बैठकर काम करते थे। वो मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी थी एक मठ के निकट या आश्रम है। गांव के गांधी जी को आश्रम देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मठ के महंत पर एक महुए के पेड़ के नीचे जगह दी। देखिए कोई भी गांधी जी को आश्रम नहीं दिया क्योंकि उस समय डर था ना नीले निगाहों से ग्रहों से, तो कोई भी उसे मतलब आश्रम देने की नहीं की थी। तभी एक मठ के निकट वो मतलब एक पेड़ के नीचे वो जगह बैठे थे। गांधी जी ने खटिया बिछाई के बाद एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकर रहे और आश्रम को चलाते रहे। मतलब एक झोपड़ी भी गांधी जी ने बनवाया जिसमें डॉक्टर देव आकर रहे थे और आश्रम को चलाए थे। उस झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने भी जला दिया। मतलब उस झोपड़ी को भी एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। बाद में वो खपरेले भवन बना जो अभी भी कुछ मौलिक अवस्थाओं में मतलब कुछ थोड़ा मतलब खंडहर के रूप में अभी भी वो खपरेले भवन अभी भी है। कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करते थे। गांधी जी प्राय बेतिया और मोतिहारी ही चलते हैं। ये कस्तूरबा आ रहा है, पता चल रहा है आप लोग को? कस्तूरबा यानी कि गांधी जी की पत्नी। मोतिहारी भी यहाँ आके रहे थे। पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी थे। पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले। पुंडलिक जी ने सन 17 में अपने रोचक अनुभवों की कथाएं भी सुनाई थी। मतलब उस समय क्या क्या हुआ था ये सभी चीजें जगदीश चंद्र माथुर को सुना रहे थे। जगदीश चंद्र माथुर को सुना रहे थे। एक दिन एमन साहब इनके आश्रम में आए और ये एक कहानी सुनाते हैं, मतलब बताते हैं कि एमन साहब आश्रम में आते। कायदा था कि साहब जब आए, देखिए उनका क्या था कि कायदा था। क्या कायदा था देखते हैं क्या कायदा था तो गृहपति उसके घोड़े का लगाम पकड़े। मतलब जब साहब आएंगे तो घोड़े का लगाम पकड़ना पड़ेगा, लगाम पकड़ना था। पुंडलिक जी ने कहा नहीं, उसे आना है तो आए मेरी कक्षा में, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। ये पुंडलिक जी इतने निर्भीक थे जो बिल्कुल नहीं डरते थे उनसे कि अगर उसे आना है मुझसे बात करने तो वो मेरी कक्षा में है, अन्यथा मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने गांधीवाद से सीखी निर्भीकता का वो निर्भीकता उन्होंने गांव वालों को दी। मतलब ये जो इतना निडर थे उसकी शिक्षा उन्होंने गांव वालों को भी दी। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। मतलब चंपारण जो हुआ अभियान उसमें यही सबसे बड़ा वरदान था कि निर्भीकता उनमें बहुत थी। आज सब हम स्वतंत्रता के वातावरण में स्वच्छंद के नर्तन देखते हैं। मतलब स्वच्छता के नर्तन मतलब नृत्य को देखते हैं तो शायद हम उस निष्फलता का आतंक का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिसकी छाया हमारे अनगिनत देशवासियों इस ग्रामीण आंचलों का कल्याण करते थे। गांधी जी ने उसे दुर्भेद अंधकार को चीर दिया। मतलब सोचिए, और इस बात में इतना निर्भयता, तो सोचिए जब वो उस समय होंगे तब कितना मतलब कितना खतरनाक होंगे। चलिए किंतु तो देखिए किंतु आ गया हमारा, किंतु परंतु हम लोग किंतु परंतु को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए किंतु उसकी चंपारण में उसकी दूसरी सीख तो हमारा शिक्षित समाज हृदय गम नहीं कर सका। मतलब वो स्वीकार नहीं कर सका हृदय उनका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार असंता पढ़ा है। मतलब ये जगदीश चंद्र माथुर उन्होंने पत्र को पढ़ा था।
गांधी जी के द्वारा लिखे गए। एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखते थे जिसके तथ्य उन्हें पूरी जानकारी न हो। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारियों के लिखे हुए थे, मतलब ऐसा एक भी बात वो नहीं लिखते थे जिनके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं हो। और जो ज़्यादा पत्र लिखते थे वो अंग्रेज अधिकारियों के पास ही लिखते थे। उनके पास तरह तरह की खबरें आती थी, अति रंजनापूर्ण। आजकल का सामना होता तो लोग उन खबरों को समाचार पत्रों में छापते, क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते, किंतु गांधी जी हर बात को तौलते, स्वयं सत्यापन करते, बिना छानबीन किए किसी भी मामले पे नहीं लिखते। समाचार पत्रों को अपनी इंक्वायरी के समाचार बहुत कम देते थे। किसी गांव से अत्याचार की खबर आती तो वहां जाकर पूछताछ करते, या राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, धरमधार बाबू इत्यादि की जांच कराते। असल में जब सन 1916 में लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण की सशस्त्र जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा तो बोले, अपनी आंखों को देखे बिना, इन बातों की जांच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले को नहीं पढ़ूंगा। नीले साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुनते। यही वह सत्य था जिनका आचरण उनके जीवन को सबल था। गांधी जी में ना एक ऐसी बात थी कि जब तक वे किसी भी बात को गहराई तक नहीं जानते थे तब तक उसके बाद में उल्टी पुल्टी बातें नहीं करते थे। आज के तो समाचार पत्रों में देखते थे कि आधा से ज़्यादा खबरें झूठी आती थी, लेकिन जो गांधी जी थे वो बिना तह तक जाने किसी भी बात को नहीं लिखते थे। वो वहाँ जहाँ की भी बातें होती थी वो वहाँ जाते थे, उनसे पूछताछ करते थे, पूरा छानबीन करने के बाद ही वे उस बात को मानते थे, अन्यथा वो नहीं मानते थे। और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोष रोपण करना ही समान व्यवहार है। आज तो ऐसे लिख देना ही सबसे मतलब समान व्यवहार मानते हैं सब, कि कुछ भी लिख दिया पेपर में वही है। आज तो छोटी सी बात को बढ़ाकर समाचार पत्रों और गुमनामों चिट्ठियों में भी लिखना भेजना मामूली बात है। मतलब आज के युग के बारे में वर्णन करते हैं। आज तो ये सब मामूली बात है। अब गांधी जी के जैसा कोई नहीं करता कि इंक्वायरी करे उसके बाद ही कोई चीज़ लिखे। आज सत्य धूली धूर्षित पड़ा है, जैसे भितहरवा में आश्रम भी उपेक्षित है। कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्तृत के हाथों में अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। गांधी निधि गांधी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है, लेकिन क्या यहाँ कोई तीर्थ टिक पाएगा? मतलब क्या कोई ऐसे कब तक टिकेगा? मतलब कब तक ऊंची नीची मतलब बातें बता के कब तक लोग यहाँ पे टिकेंगे? भितिहरवा के पास ही रामपुरवा, मतलब भितिहरवा के पास में ही रामपुरवा था, जहाँ ध्वस्त पड़े हुए 2 अशोक स्तंभ थे। एक सीता और दूसरा पर एक बैल था। पुष्ट मौर्य कला के नमूने। शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थ स्थल रहा। मतलब ये सब देख के सोचते हैं कि रामपुरवा जो है वो बौद्ध तीर्थ स्थल रहा होगा। गंडक नदी के किनारे कोई बौद्ध स्थल जैसे कुशीनगर, लोहिया, नंदगढ़, अंग्रेजान, केसरी, चानकीगढ़, वैशाली। कुशीनगर गोखले जिले में, मतलब ये कुशीनगर कहाँ था? गोरख जिले में था। अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला है। अब कुशीनगर कोई मतलब अति नहीं है, अब वह स्वतंत्र है। जहाँ गंडक की नारायणी कहा गया, जहाँ गंडक को नारायणी कहा गया, मतलब यहाँ पे जो लोग कहते थे वो गंडक को नारायणी कहते थे। अब नदी कई मील हट गई, मतलब अब नदी जो पहले चिपकी हुई थी अब वो काफी हट चुकी है। भगवान बुद्ध का निर्वाण दया की वह मूर्ति निसंदेह संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी के लोगों ने बोध गया का मंदिर बनवाया था। मतलब इसका जो निर्माण हुआ है वो प्रथम और द्वितीय शताब्दी में हुआ था। जिस स्थान पे कुशीनगर के निवासियों को तथागत के शरीर को भस्म किया गया था वहाँ एक स्तूप खड़ा, मतलब वहाँ पे एक बनाया गया स्तूप भी खड़ा किया गया है। स्तूप खड़ा है। तथागत ये भस्म के ऊपर गंडक की नदी आसपास अनेक स्तूप बने हुए, अनेक स्मारक बने हुए। गंडक के पूर्वी तट पे बिहार के नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापित के भूतपूर्व कृति है। इस मुकाबले जावा का बरबुदूर का मंदिर ही कर सकते हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी था जावा का बरबुदूर।
अभी तक इसका काल निर्णय नहीं हुआ है, मतलब ये इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाया। 82 फुट ऊंचा 1500 वृत्ताकार में सपूत स्थल के निकट वह देखा गया है, जहाँ एक छत्राकार स्मारक के भीतरी कांसे में बर्तन को भोजन पत्र पर लिखी 4वीं शताब्दी का एक पांडुलिपि था। मतलब यहाँ पे ये कितना ऊंचा था, तो 82 फुट ऊंचा था और 1500 फुट में वृत्ताकार में ये फैला हुआ है। हम लोग आगे देखते हैं। पाई गई थी। थोड़ी ही दूरी पे अशोक का बनाया हुआ लोहिया नंदनगढ़ का शिव स्तंभ था। ये अशोक ने बनवाया था लोहिया नंदनगढ़ का शिव स्तंभ। मेरे विचार यह है कि अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। लेख भी स्पष्ट है। इस लेख और उससे कुछ दक्षिण में अरेंजराज स्तंभ पर अंकित लेखों में शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। मतलब ये बोलते हैं कि मेरा यहाँ पे लेख है, कुछ सिद्धांत अंग्रेज स्तंभ पे अंकित लेखों का सिद्धांत भी प्रतिपादन है। महापात्रों में जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका आदेश है। मतलब कैसा व्यवहार होना चाहिए इस बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। पशु वध की मनाही की गई है। मतलब पशु को वध करना बहुत ही मतलब मनाही, ऐसा नहीं करना चाहिए। तत्कालीन कमिश्नरों ने अपने आप को कर्तव्य और आदर्शों की याद दिलाई है। कर्तव्य और आदर्शों की याद दिलाई है। आजकल का कमिश्नर मैं गगन स्पर्णीय सी की भंगिमा और उसके नीचे खुदे लेखों को देखते देखते मानो 2200 वर्ष पहले की प्रतापी कीर्ति करुणाद स्वर में प्रतिध्वनि सुन पा रहा हूँ। मतलब ये देखते हैं नीचे खुदे हुए में लिखा हुआ था 2200 वर्ष, मतलब ऐसा उन्हें लग रहा था कि वो 2200 वर्ष पहले पहुंच चुके हैं। आज का स्वर कितना खरा है, आज के अधिकारी वर्ग में भी कितना चुनौतीपूर्ण है। मतलब आज के समय भी कितना खरा है और चुनौतीपूर्ण से भरा हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लोहिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भितरवा से होते हुए उत्तर से नेपाल के निकट भीखन रोथी तक जाती थी। ये जो लोहिया नंदनगढ़ मतलब एक नदी रामपुरवा है जो रामपुरवा और भितरवा से होते हुए नेपाल के निकट भीखन थोड़ी तक जाती थी। नाम में पंडई नदी और शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्षु यानी भीखना शब्द का सौम्य देखे जाते थे। लुबनी और नेपाल यहीं से शायद कि भगवान बुद्ध जी जाते थे। फरहान और हेसांग में इसी पद से आए थे। फरांग जो इसी पद मतलब इसी रास्ते से आए थे। लोहिया नंदगढ़ निश्चित ही एक विशाल पावन स्थल रहा होगा। लोहिया मतलब जरूर एक पावन, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मतलब पावन मतलब कोई घूमने का तीर्थ यात्रा स्थल रहा होगा। उनके टीले खोदाई की प्रतीक्षा में सदियों का रहस्य अपने हृदय में छुपाए पड़े थे। और उनके टीले जो बिना खुदाई के मतलब खुदाई जब खुदाई हुई तब पता चला कि हाँ ये है वो है ऐसे है। लोहिया के दक्षिण में अंग्रेज और अंग्रेजी के देश के सरिया और फिर वैशाली। मतलब लोहिया के दक्षिण में अरेंजराज और अरेंजराज के केसरिया और फिर वैशाली थे। यहाँ तो वो पथ था जहाँ भगवान बुद्ध ने अंतिम यात्रा पे गए थे। यहाँ यही वो पथ था जहाँ पे भगवान बुद्ध अंतिम यात्रा पे गए थे। हमारी परम प्रिय नगरी गंत्र तंत्री लिच्छिवनी की राजधानी वैष्णवी की अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर का गजराज की तरह घुमाया और बोले आनंद तथागत का अंतिम दर्शन है। लिच्छवी रास्ता रोककर खड़ा हो गया। लिच्छवी जो है वो रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। बीच में नदी आ गई थी। तथाकर अपना भिक्षा पात्र उन्हें दे दिया और जो भिक्षा का जो पात्र था वो उन्हें दे दिया था। इसी वैशाली के अम्बपाली के तथागत को अपना आक्रमण समर्पित किया था और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थ भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और यहीं पे जो हुआ था भगवान महावीर का जन्म भी हुआ था। आज जैन साम्राज्य के अपनी इस पूर्ण धरोहर को भूल गया। मतलब जैन समाज अपनी इस पूर्ण धरोहर को भूल चुका है। जैसे ही एक पैरानी धर्मावलंबी हिमालय के तलहटी पर घर्षण लोटन की महत्ता को भूल से गए हैं। घर्षण लोटा एक जगह था, उन्हें लगता है कि वो उसे भूल से गया।
जहाँ हिमालय की छोटी पहाड़ियों के बीच गंडक की चट्टानें दीवारें के बीच से गुजरते थे। गंडक नदी इसी के बीच से गुजरती थी। मैंने देखा था घड़ियालों के निवास स्थल, मतलब यहाँ पे घड़ियाल ये सब भी रहते थे। कवि जानती है कि गज ग्राह की लड़ाइयाँ वहीं शुरू थी, मतलब गज और मतलब हाथी और ग्राह की वहीं लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। पंचनद नदी में गंडक वहाँ मिलती थी। पंचनद नदी में गंडक वहाँ पे मिलती थी। पंचनद में कुछ ऊपर तमसा नदी भी मिलती थी और तमसा नदी भी वहीं ऊपर में मिलती थी। वही शायद वाल्मीकि का आश्रम था और वहीं पे वाल्मीकि जी का आश्रम भी था। अनेक ध्वस्त मूर्तियाँ बिखरी पड़ी थी। इस गंडक के सहारे चलिए तो 173 मील की दूरी पर पटना के सोनपुर के निकट गंगा के संगम से हरिद्वार क्षेत्र में मिलेगा। कहते हैं कि गज ग्राह युद्ध समाप्त हुआ और गज के संकट मोचन हुआ। मतलब अगर इसी के आप लोग सीधे चलते चलेगा तो यहाँ पे सोनपुर के गंडक नदी का जो गंगा में हरिद्वार में मिलता है वहीं आप लोग पहुँच जाइएगा। वर्तमान और अतीत के अंतर्गत कड़ी है गंडक नदी। वर्तमान और अतीत मतलब पहले और अभी के बीच की कड़ी कौन है? गंडक नदी है। ना जाने कितने महात्माओं और संतों के किनारे तब और तेज पाया, किंतु गंडक नदी गंभीर न बन सके। मतलब कितने लोगों ने सोचा कि गंडक पे एक मतलब तेज स्थल को बना दिया था, लेकिन कोई भी ये कर नहीं पाया। इसके लिए किनारे तीर्थ स्थल भी स्थायी न रह पाए। मतलब इतना ये विशालकारी थी ना कि कोई भी बना नहीं पाया, तीर्थ स्थल भी नहीं। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी यानी भैसनठोला, चरणों में त्रिवेणी यानी कि लोटन से लेखक सोनपुर के हरिद्वार तक गंडक के किनारे एक ऐसी तीर्थ मानव समाधियाँ बिखरी पड़ी है जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या हरिद्वार मथुरा काशी बन जाती है। जो इतना अच्छा है ना कि वो अयोध्या हरिद्वार काशी जैसा प्रतीत होता है। पर गंडक तो ये सब जो इन दोनों के बीच में जो जगह पड़ती थी किनारे, वो ये सब बन गए, हरिद्वार बना, काशी बना। लेकिन गंडक नदी इतना उछल खनिया, मतलब इतना ज़्यादा ये चलने वाली है जो रही है श्रेष्ठ सहोदरा गंगा में कम घेरता है। इसे सुहाया ही नहीं, मतलब इसे शांत रहना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। जब अतीत में कौन स्मृति गंडक ने छोड़ी है। भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बना गंडक पे। न भवन बनाना, न मंदिर बनाना, घाट बना, कुछ भी नहीं बना। हवाई जहाज में गंडक घाटी के दोनों और नाना आकृतियाँ में ताल दिख पड़ते हैं, कहीं उथले कहीं किंतु प्राय, मतलब कहीं पे उथला है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ये है, कहीं पे वो है। ऐसा गंडक नदी में मिलता था। से श्यामलम धरती रूपी गगन के विशाल अंत। आई नो थोड़ा सुबह रहा है, बट आप लोग थोड़ा मैनेज करिए, क्या कर सकते हैं, घर का है तो यही करना पड़ता है ना। सबसे श्यामला धरती गगन के अंत ठीके हुई बदहारियों के भीति भारी टेढ़े मेढ़े पशु सुग्र एवं निर्मल, इन तालों को कहते हैं चोरी और मन। इन्हीं को कहते थे चोरी और मन। चौर किसे बोलते हैं? उथले ताल है जिनमें पानी की जड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है और खेती भी होती है। मतलब चौर क्या है? तो उथले ताल है जिसमें पानी की कमी हो जाती है और खेती होती है। मन विशाल और गहरा ताल है, जो मन है वो विशाल और गहरा ताल है। मन शब्द मानस का अभिप्राय है। गंडक के उज्ज्वल नर्तक के समय बिखरे हुए आभूषण है, मानो ये मन और चौर। बाढ़ आई, तटों पर उल्लंघन कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा, पुराने पथ पर रह गए ये और मन जिनकी गहराई तल पे स्पर्श कर धरती के हृदय में स्रोत को फोड़ लाई, या मानस बन गई। या क्या बन गई? मानस बन गई। ऐसा ही एक ताल है सरैया मन। ऐसा ही एक ताल और है, वो है सरैया मन। पहला ताल क्या है? तो चौर है। दूसरा ताल क्या है? तो मौन है। और ये तीसरा ताल के बारे में भी एक जिक्र किया गया है, सरैया मन। बेतिया नगर के 4 मील दूर कच्चा और उबड़ा खाबड़ा सड़क हम दोनों पहुंचे एक मनोरमा जंगल के किनारे। त्रयोदशी का चांद्र अपने साम्राज्य में फैला, मतलब त्रयोदशी का जो चांद्र होता है वो अपना साम्राज्य फैलाए हुए था। बेतिया राज के इस जंगल में सुरक्षित रखा और अब यह 130 एकड़ रुकबे में अभय क्षेत्र है, मतलब बहुत ही भयानक क्षेत्र है। जंगल विभाग की ओर से सौगान, यूक्लिड, आम आदि के वन भी लगाए जा रहे हैं। इसमें जो पेड़ कट चुके थे उसकी भरपाई के लिए सब सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं।
एक नर्सरी भी है जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसे नर्सरी कहते हैं। किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखने जाने की कोशिश की जा रही है, जो बच चुके हैं उसे भी रखने की कोशिश की जा रही है। 1 मील वन पथ पे चलने के बाद हम मन के किनारे मिले विशाल ताल, बीच में द्वीप और 3 और जल द्वीप, मतलब द्वीप उसे कहते हैं जिसके 3 और एक और तल रहता और 3 और वो जल से भरा हुआ रहता, उसे हम लोग जल द्वीप कहते हैं। नौक बिहार से निकले और यहाँ से वो निकल जाते हैं। नन्ही लहियों पर चांदनी की प्रतिबिंब खाइयों बार झलक दिखलाती थी और फिर वो अंतर ध्यान हो जाती थी। नौका आगे बढ़ी, मतलब नाव से ये यात्रा कर रहे थे, वो नौका आगे बढ़ी। सामने देखते हैं, आगे सामने चलिए नौका आगे बढ़ी। अब देखते हैं। रजत राशि निशा में बाई ओर से द्वीप और कमल पत्र के दाएं घने वृक्ष छाया मानो नौका के ग्रहासन को आतुर थी, मतलब वो से मतलब ऐसा लग रहा था कि वो नौका को खाना चाहती है। विचारधारा में पहुंचने पर नाविकों ने कहा जल पीजिए, मतलब जब ये यात्रा कर रहे थे तो नाविक जो जल चला रहा था वो कहता है कि जल पीजिए, बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक है, मतलब बहुत ही अच्छा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बात यह है कि शताब्दियों में यहाँ किनारे पे लगे जामुन के बीज समूहों के जामुन में अनगिनत फल गिरते हैं और यह सरया मन के जल को वैदिक सिद्धांत के अनुसार शोध होता है। बैतिया नगर के अनेक अमीर बीमार होने पे जल के घड़े मंगवाते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है कि किनारे किनारे जामुन के वृक्ष लगे हुए हैं, जो कि इसी में मिलके इसी को बहुत स्वस्थ बनाते हैं, और जो अमीर लोग हैं वो इस जल को मंगवाते हैं जल के घड़ों में। सरैया मन का जल देखिए यहाँ पे सरैया मन का जल स्थिर है, मतलब बहुत ही शांत था वो जल, निस्बंद है। किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल है, मतलब गंडक नदी तो ऐसा स्थिर कभी था ही नहीं और नहीं कभी होगा शायद। जिसने इतने तीर्थ तोड़े, मतलब इतने जो तीर्थ बनाने की सोची सबको तोड़े, क्या वो कोई वरदान दे सकेगी? वह संघ प्राणियों का जो घाटियों में संघर्ष और अभय से जीवन बिताते रहे हैं। चंपारण जिले में मोटर से घूमते हुए मैंने इससे ध्वस्त सपूत मंदिरों और स्तंभ खंभे देखे। वहाँ एक और भी प्राचीरें जगह जगह पे मस्तक उठाए देख पड़े। ये ईंटें और पत्थरों में निरूपाए खंडहर नहीं है, इन पर प्राचीन लिपियों के लेख भी नहीं है, मतलब इस पे कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ कुदालियों और फावड़ों के छापे हैं, मतलब उसे कुदाली और छाप के चिन्हान है और पौरुष के छाप है इन पे, और कुछ छापे इन दीवारों पे हैं। ये प्राचीन गंडक नदी योजना लहरों के तटबंधी ने लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं, मतलब एक और जो घाटी योजना है उसे लाखों मजदूर मिलकर तैयार कर रहे हैं। एक होगी पश्चिमी नहर और 120 मील लंबी, जिसकी 11.5 नेपाल में पड़ेंगे और 68.5 मील उत्तर प्रदेश में गोरख और दिवालिया जिले में शेष बिहार के सरन जिले में। पूर्वी नहर में 155 मील होगी और इसका नेपाल तिरहुत विशाल के आब पासी होगी। इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा। भैंसा लोटन में ये नहर निकलेगी, वहाँ 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है और ऊपर से सड़क और रेल भी जाएंगे और संभवतः कुल मिलाकर 41.49 लाख एकड़ जमीन की आबादी इन नहरों पर होगी। कुल व्यय होगा लगभग 40 करोड़। एक योजना बनाई जा रही है गंडक नदी पे, जिसमें कुल पैसा कितना लगा 40 करोड़, और इसका जो विस्तार यहाँ से यहाँ तक का विस्तार बताया गया। भैंसा लोटन के भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच जमीन निवन केंद्र का निर्माण, मतलब जो इंजीनियर है भैंसा लोटन में, जो भारतीय इंजीनियर है जंगलों में, वो नवीन जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ब्राह्मण विद्युत तुल्य सेवाओं में जाल फैला रहा है। मोटर बोट गंडकों में वक्ष स्थल में चीरकर आगे बढ़ रही है और इंजीनियर उसे बराज और नहरों के टेक्निक बातें समझा रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो वहाँ से इंजीनियर से मिले तो ये वो इंजीनियर इन्हें बातें समझा रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे काम होगा, ये होगा वो होगा, सारी बातें समझा रहे थे। अब देखते हैं, बस थोड़ा सा और है। युगों युगों से होती आई कर्ज और ग्राम
युगों से जो ग्रह की लड़ाई हो रहा है उसका अंत होने जाने वाला है। दैन और ग्रह के विराल मुख में फंसे हुए उन मुखे के संकट मोचन करने के लिए एक अजय पौरुषयुक्त नारायण के विराट रूप में निर्माण हो रही है। नहरें और नारायणी के अनेक भुजाएं, बिजली के तारों में जाल का ही उसका तारवक चक्र है। मैं मन ही नमस्कार करता हूँ इन इंजीनियरों को, जो विश्वकर्माओं को, मजदूरों को, जो भगवान के इस नयन विराट रूप को विधाता है। मतलब ये जो मैं उनको इंजीनियरों को जब ये समझाते हैं तो बोलते हैं कि मैं नमन करता हूँ ऐसे इंजीनियर को जो भगवान के द्वारा इस बनाए गए इसका विधाता यानी कि बनाने वाले हैं। इसकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करें या ना करें, जिनकी बनाई मूर्तियों के प्राण में संचार होते ही नदियों के भव्य मंदिर जयोतित हो उठेंगे। जब ये सब बन जाएगा तो जिसकी जो मंदिर है वो जयोतित हो उठेगा, मतलब जल पड़ेगा। ओ सदा नीरा ओ चक्रा, ये लास्ट में बोलता है, ओ सदा नीरा ओ चक्रा ओ नारायणी ओ महागंडके, युगों से दिनहीन जनता इस विविध नामों से तुझे संबोधित करती, मतलब इतने नामों से इसे बुलाया जाता था। हे चिर चंचल धारा और अधारणा के कुसुमों, अनगिनत तीर्थों को ठुकरा दिया, पर आज तेरी पूजन के लिए जिस मंदिर का प्रतिष्ठा हो रहा है वो नींव बहुत गहरी है, तो इसे ठुकरा ना पाएगी। ये बोलता है कि तूने बहुत सारे मतलब तीर्थ जो बनाने आए उसे सबको तूने ठुकरा दिया, लेकिन जो इस बार बन रहा है उसे तू ठुकरा नहीं पाएगी। वो और ये नमस्कार करते हैं उन इंजीनियरों को। अगर सीधी बात कहा जाए ना तो इसमें पूरा गंडक नदी का जो प्राचीन से लेके मतलब आधुनिक तक का वर्णन किया गया कि गंडक नदी कैसी थी, क्या था, सारी चीज़ों को बताया गया। और इसमें कुछ खेती के बारे में भी बात की गई जो लोगों ने की, और कुछ जंगलों की भी बात की गई। और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। और फिर मिलेंगे कल इनके ये पूरे, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इनके अभ्यास मतलब इनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगले वीडियो में हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और जिन्होंने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर ले और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दें। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।